हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस IC02 का क्रैश कोर्स पार्ट 4। तो इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से करना है, कॉन्सेप्ट समझते हुए करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज डैश। आपको बताना है कि प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट में क्या जानकारी रहती है। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हमें पूरी जानकारी दे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रोस्पेक्टस मिलता है। अब उस प्रोस्पेक्टस में उस स्कूल या फिर कॉलेज की पूरी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं या हम जिन्हें LIC के प्लान्स कहते हैं, उनके प्रोस्पेक्टस में उन प्लान्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रहती है। तो चलिए अब इसके सही ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ए ऑप्शन कह रही है बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो डी ऑप्शन कह रही है प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। तो देखिए, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइडेड नहीं है। फर्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस, देन स्कोप ऑफ बेनिफिट्स, देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेम, एंड लास्ट है एंटाइटलमेंट्स। तो देखिए, जो क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में नहीं दी जाती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं A, B और D, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन C होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लेम, क्योंकि ये जानकारी प्रोस्पेक्टस में नहीं दी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रपोजल फॉर्म। आपको बताना है कि प्रपोजल फॉर्म किसके द्वारा डिफाइन किया गया है। तो देखिए, प्रपोजल फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम अपनी LIC पॉलिसी करवाते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म फिल किया जाता है उसे प्रपोजल फॉर्म कहते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रपोजल फॉर्म किसके द्वारा डिफाइन किया गया है। तो देखिए, प्रपोजल फॉर्म की जो डिफाइन किया गया है वो IRDAI रेगुलेशंस 2002 के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IRDAI हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द डिज़ाइन एंड कंटेंट ऑफ अ प्रपोजल फॉर्म थ्रू डैश। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि IRDAI ने जो भी प्रपोजल फॉर्म के डिज़ाइन और जो उसमें कंटेंट्स रहते हैं वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार इसमें डिस्क्राइब की गई है। तो देखिए, जो IRDAI के रेगुलेशन 2013 हैं उनके आधार पर इसका डिज़ाइन और कंटेंट्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्राइमरी अंडरराइटर। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी अंडरराइटर कौन होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडरराइटर क्या है। देखिए, अंडरराइटर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंश्योरेंस जिसकी की जा रही है उसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करेगा, जांचेगा और फिर उसको प्रपोजल फॉर्म पर देगा। तो जो सबसे पहले ये काम करता है वो है एजेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो प्राइमरी अंडरराइटर है वो होगा एजेंट, क्योंकि जो सेकेंडरी अंडरराइटर या जो मेन अंडरराइटर ऑफिसर है वो LIC की ब्रांच में रहता है, वो सेकंड स्टेप ऑफ अंडरराइटिंग करता है। पर जो पहला है या प्राइमरी काम है वो एक एजेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एजेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following information is not contained in a medical examiner's report। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में नहीं दी जाती है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस क्या है।
पहली ऑप्शन है प्रीवियस पॉलिसी पर्टिकुलर्स, यानी कि जो आपने पहले कोई पॉलिसी करवाई है उसकी जानकारी। हाइट, वेट, बीपी ऑफ प्रोपेनेंट, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन कह रही है नीदर ए नॉर बी। तो देखिए, एक मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में जो कोई पुरानी पॉलिसी है उसकी कोई भी जानकारी नहीं रहती है। उसमें व्यक्ति की जो भी पॉलिसी करवा रहा है उसकी हाइट, वेट, बीपी इस प्रकार की जानकारियां रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मेडिकल रिपोर्ट ऑफ लाइफ इंश्योर्ड इज असेंशियल। लाइफ इंश्योर्ड की मेडिकल रिपोर्ट की कब जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। सम प्रपोज्ड और एज इज़ हाई, यानी कि जब उसका सम प्रपोज्ड या फिर आयु ज़्यादा हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मेडिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रपोजर, यानी कि जो उसकी मेडिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उसकी जो स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं उनके हिसाब से। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ ए एंड बी। तो देखिए, इन दोनों ही ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शंस में मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मॉरल हजार्ड इंडिकेट। आपको बताना है कि मॉरल हजार्ड कौन सी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। नाउ चलिए इसकी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो पहली ऑप्शन है द पॉसिबिलिटी दैट क्लाइंट वुड अंडरटेक डेंजरस एक्सपीडिशंस आफ्टर टेकिंग पॉलिसी। पहली ऑप्शन कह रही है कि जो क्लाइंट है जिसने पॉलिसी करवाई है, पॉलिसी करवाने के बाद वो कुछ डेंजरस काम कर रहा है। ऑप्शन बी कह रही है पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग ओन लाइफ और द लाइफ ऑफ अनदर, कि ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो अपनी या फिर किसी और का जो जीवन है उसको ख़त्म करने की कंडीशंस उसमें शो हो रही हैं। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ द अबव इंस्टेंसेस। तो देखिए, मॉरल हजार्ड की कंडीशन में ए और बी दोनों ही ऑप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति पॉलिसी करवाने के बाद कुछ खतरनाक काम कर रहा है या फिर वो अपनी या फिर दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए कोई खतरा बन रहा है, तो ऐसी दोनों ही कंडीशंस को मॉरल हजार्ड की कंडीशन में माना जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉरल हजार्ड रिपोर्ट इज कंप्लीटेड बाय डैश। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉरल हजार्ड रिपोर्ट रहती है वो कैसे कंप्लीट मानी जाएगी, आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रही है ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, देन एजेंट, देन मेडिकल एग्जामिनर और लास्ट में दिया गया है प्रपोजर। देखिए, जो मॉरल हजार्ड रिपोर्ट है वो कंपनी के ऑफिशियल के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। सारी कंडीशंस चेक करने के बाद मॉरल हजार्ड रिपोर्ट को कंप्लीट किया जाता है कंपनी या फिर जो इंश्योरर के पास ऑफिसर रहता है उसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू असर्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर एज प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ रिस्क प्रोफाइल, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। नेक्स्ट है प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्रीमियम देने की कितनी कैपेसिटी है। फिक्सिंग द प्रीमियम, प्रीमियम फिक्स करना। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बी है यानी कि प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी, यहाँ पर एज प्रूफ देने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ
स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अब नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है पैन कार्ड, नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूल सर्टिफिकेट, फिर है सर्विस रजिस्टर और लास्ट ऑप्शन में है राशन कार्ड। तो देखिए जो राशन कार्ड है ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं माना जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट वाला वो ऑप्शन डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड एज प्रूफ इनमें से क्या होगा। एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको ध्यान से पढ़िए कि उस क्वेश्चन में हाँ में पूछी गई है बात या फिर ना में पूछी गई है, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी हम नॉट को नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि स्टैंडर्ड एज प्रूफ इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं हॉरोस्कोप, जिसको कि हम जन्म कुंडली भी कहते हैं, फिर है राशन कार्ड, नेक्स्ट है पैन कार्ड और लास्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो देखिए इन सभी ऑप्शंस में से पैन कार्ड को स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाता है, बाकी किसी भी ऑप्शन को स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग वुड मीन डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन करता है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है जिसको हम काला धन कहते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। पहली ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द ओरिजिन ऑफ मनी। पहली ऑप्शन कह रही है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताता है कि जो पैसा है वो कहाँ से आया है, यानी कि वो पैसे के ओरिजिन को छुपा लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्निंग इलीगल मनी इनटू लीगल मनी, यानी कि जो इलीगल पैसा है उसको लीगल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग इलीगल मनी इनटू इकोनॉमी, ये कह रहा है कि इलीगल पैसे को इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में लेकर आना। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए ये जो तीनों ही हमने बातें पढ़ी ऊपर ए, बी और सी, ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग को ही दर्शा रही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर PML Act 2002 which came into effect from 2005, money laundering is punishable by dash। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है PML Act 2002 जो कि इफ़ेक्टिव हुआ 2005 से, उसके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग में जो सज़ा दी जाती है वो किस प्रकार है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 years, यानी कि 3 से 7 साल का कठोर कारावास। बी ऑप्शन कह रही है फाइन ऑफ ₹5 lakhs, यानी कि 5 लाख रुपए का जुर्माना। ऑप्शन सी कह रही है नन, और डी कह रही है बोथ ए और बी, यानी कि ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा कि ए या बी दोनों हो सकती हैं या फिर उनमें से कोई एक हो सकती है, ये व्यक्ति के अपराध पर डिपेंड करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AML प्रोग्राम ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी टू इंक्लूड डैश। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि AML प्रोग्राम यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या आएगा। इंटरनल पॉलिसीज़ एंड कंट्रोल, यानी कि उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिससे कि कंट्रोलिंग की जा सके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑफिसर, एक ऐसे ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाती है जिसके पास कंप्लेंट की जा सके। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल, इंटरनल इनका ऑडिट और कंट्रोल रहता है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम के अंडर ये सारे ही काम किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द KYC डॉक्यूमेंट्स। आपको बताने हैं KYC डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। तो इसमें ऑप्शंस दी गई हैं फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC गाइडलाइंस इज टू प्रिवेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो KYC गाइडलाइंस हैं वो किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई हैं। तो ऑप्शंस हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि अपनी कोई पहचान छुपा रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड, यानी कि पैसे का फ्रॉड कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस ए, बी और सी, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए जो है KYC की गाइडलाइंस दी गई हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्री लुक पीरियड अवेलेबल टू कैंसल अ पॉलिसी इज डैश। आपको बताना है कि अगर कोई पॉलिसी जिसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री लुक पीरियड कितने दिन का रहता है। तो ये होगा जी 15 दिन का। इसको आपने हमेशा याद रखना है कि फ्री लुक पीरियड वह पीरियड है जिसके दौरान आपने जो अपनी पॉलिसी ली है और आपको वो नहीं पसंद आ रही है तो आप उसको कंपनी को वापस कर सकते हैं। तो इस समय को फ्री लुक पीरियड कहते हैं और ये 15 दिन का होता है, और ये 15 दिन शुरू होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाने के बाद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फ्री लुक पीरियड अंडर द पॉलिसी वुड कमेंस। आपको बताना है कि पॉलिसी शुरू हो जाने के बाद फ्री लुक पीरियड कब स्टार्ट होता है। तो देखिए जैसे अभी हमने बात की, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी बॉन्ड। यानी कि हम जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड रिसीव कर लेते हैं उसके बाद 15 दिन का समय रहता है फ्री लुक पीरियड का, जिसके दौरान हमारे पास ये ऑप्शन रहती है कि हमने जो पॉलिसी खरीदी है हम उसे वापस कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एविडेंस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिस्क कवर। आपको बताना है कि रिस्क शुरू हो जाने का एविडेंस क्या है, या हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि आपको बताना है कि जब हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी जो है वो हमारा रिस्क एक्सेप्ट कर लेती है और एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। तो उसका एविडेंस क्या होगा आपके पास, क्या प्रूफ है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहले दिन में हमारे पास प्रूफ होता है वो होती है FPR, जिसको हम फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट कहते हैं। क्योंकि जब हम पॉलिसी करवाते हैं और उसका प्रीमियम जमा करवाया जाता है तो वहाँ से जो हमें एक रिसिप्ट मिलती है, रसीद मिलती है सबसे पहली, उसे कहा जाता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसे हम FPR कहते हैं। जब तक हमारे पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं होता है तो FPR जो है ये एक प्रूफ है कि हमारा इंश्योरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ FPR, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ प्रीमियम रिसिप्ट। आपको बताना है कि इनमें से प्रीमियम रिसिप्ट कौन सी है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, और सी ऑप्शन कह रही है बोथ, डी ऑप्शन कह रही है नोटा। तो देखिए जो ए और बी ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट और रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, ये दोनों ही प्रीमियम रिसिप्ट्स हैं। सिर्फ इनमें अंतर है कि जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है ये पहला प्रीमियम भरने पर जो रसीद मिलती है उसे कहा जाता है, और जब हम फर्दर सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स भरते रहते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है, उस पर जो हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं उन्हें हम रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट्स कहते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिवाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ HLV। आपको बताना है कि HLV का कंसेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सबसे पहले तो HLV की बात करते हैं। HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू,
यानी कि व्यक्ति के जीवन की क्या वैल्यू है, क्योंकि यही वो कंसेप्ट है जिसके हिसाब से ये देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो इसे हम कहते हैं HLV। HLV जो कंसेप्ट है, इसी के द्वारा ये चेक किया जाता है कि किसको कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है। और इसका जो कंसेप्ट है ये प्रोफेसर हबनर के द्वारा दिया गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। HLV का कंसेप्ट प्रोफेसर हबनर ने हमें दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस इनमें से क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, तो उसका एविडेंस क्या होगा। देखिए, हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस है, तो देखिए हमने उस टाइम भी बात की कि जो सबसे पहला हमारे पास प्रूफ रहता है या एविडेंस रहता है वो होता है FPR, यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। पर थोड़े दिन बाद जब हमें अपना पॉलिसी बॉन्ड या पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है, तो वो हमारे पास एक परमानेंट प्रूफ या फिर एविडेंस हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है ये है एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या फिर पॉलिसी बॉन्ड भी लिखा हो सकता है। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिसी बॉन्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलिसी बॉन्ड या फिर जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है उसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, मतलब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती हैं और क्या क्या उसमें पेजेस जो हैं, अलग अलग पेजेस हैं, उन पर क्या क्या दिया रहता है। तो देखिए, पढ़ते हैं क्या है ऑप्शंस। पहले है पॉलिसी शेड्यूल, बिल्कुल सही, पॉलिसी शेड्यूल दिया होगा कि कब पॉलिसी शुरू हुई है, कब तक ये चलेगी। नेक्स्ट है पॉलिसी स्टैंडर्ड प्रोविजंस, इसमें स्टैंडर्ड प्रोविजंस दिए हैं, यानी कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है इस पॉलिसी के जो अंडर आ रहे हैं, किन लॉज के हिसाब से ये बना है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोविजंस, यानी कि स्पेशल्स कंडीशन क्या हैं जो हमें इस मतलब पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करने पे हमें जो फ़ायदे मिल रहे हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, मतलब जो सारे लॉ से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो ये बी और सी ऑप्शंस कवर कर रही हैं। तो देखिए, जो पॉलिसी बॉन्ड है उसमें ये तीनों ही चीज़ें रहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, मीन्स ऑल ऑफ अबव। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फाउंड इन पॉलिसी शेड्यूल। तो आपको बताना है कि जो पॉलिसी शेड्यूल यानी कि जो पहला पन्ना रहता है पॉलिसी बॉन्ड का, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो देखिए, जो पॉलिसी शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब क्या है, जिसमें पूरी जानकारी है कि कब ये पॉलिसी शुरू हुई है, कब तक ये चलेगी, क्या इसमें प्रीमियम पेमेंट का मोड कौन सा है, कितना प्रीमियम भरा जा रहा है और कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, व्यक्ति का नाम होगा, उसकी एज होगी, उसके नॉमिनी का नाम होगा, ये सारी जानकारी जो है वो पॉलिसी शेड्यूल में दी जाती है। तो हमें पढ़ना है जो ऑप्शन दी गई हैं कि कौन सी ऐसी जानकारी है जो पॉलिसी शेड्यूल में नहीं दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। ए है प्लान एंड टर्म, तो देखिए ये तो दी रहती है पॉलिसी शेड्यूल में। फिर है सम इंश्योर्ड, ये भी दिया रहेगा। राइट्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि जो अधिकार और हमारी ड्यूटीज़ हैं। और लास्ट है पॉलिसी नंबर। तो देखिए, जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये सारी तो पॉलिसी शेड्यूल में दी रहती हैं, पर जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं ये स्टैंडर्ड प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शंस में दी होती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, स्टैंडर्ड प्रोविजंस ऑफ अ पॉलिसी कंटेन्स विच ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन है पॉलिसी का या पॉलिसी बॉन्ड का, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसमें दिया गया है राइट्स एंड प्रिविलेजेस, सम एश्योर्ड, टेबल एंड टर्म एंड पॉलिसी नंबर। देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की कि स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में रहेंगे राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस में कंटेन।
इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस हैं उनमें क्या आता है। चलिए पढ़ते हैं। प्लान टर्म ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो पॉलिसी शेड्यूल में है। क्लॉजेस, देन राइट्स एंड प्रिविलेजेस और पॉलिसी नंबर। राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं ये आ जाते हैं स्टैंडर्ड प्रोविजन में, और पॉलिसी नंबर ये भी आ जाता है पॉलिसी शेड्यूल में। तो ऑप्शन बची बी यानी कि क्लॉजेस। तो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में आएंगे क्लॉजेस यानी कि धाराएं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो लॉ की धारा जिसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मीन्स क्लॉजेस। अगला क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली पिक द ऑड वन आउट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लेम्स के आधार पर, जो कि 2 प्रकार के रहते हैं, अर्ली या फिर नॉन अर्ली, आपको ऑड वाली ऑप्शन चुननी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्लेम की बात करते हैं। क्लेम का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी चल रही है इनफोर्स पॉलिसी के दौरान, तो उसके परिवार को मिलेगा क्लेम। अब यहाँ पर 2 बातें कही गई क्वेश्चन में कि एक अर्ली और दूसरा नॉन अर्ली। देखिए अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी करवाने के 3 साल के अंदर अंदर हो जाती है तो ऐसे क्लेम को अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। और अगर उसकी जो मृत्यु है वो पॉलिसी करवाने के 3 साल के बाद होती है तो वो चला जाता है नॉन अर्ली क्लेम में। अब इस आधार पे आपको चारों ऑप्शंस में से जो अलग ऑप्शन है, भिन्न ऑप्शन है, उसको चुनना है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। रम्या डाइज आफ्टर 6 months ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। रम्या की जो मृत्यु है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने के 6 महीने बाद हो गई। मनोज डाइज आफ्टर 1.5 year ऑफ बाइंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। और मनोज ने टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा और 1.5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। डेविड डाइज आफ्टर 2.5 years ऑफ बाइंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब डेविड ने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा और उसकी मृत्यु 2.5 साल बाद हो गई प्लान खरीदने के। लास्ट में बचा प्रवीण। प्रवीण डाइज आफ्टर 5.5 years ऑफ बाइंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो ये जो प्रवीण था इसने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा और प्लान खरीदने के 5.5 साल बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो डिफरेंट ऑप्शन है, अलग वाली ऑप्शन है, ऑड वाली ऑप्शन है, उसको चुनना है। तो देखिए रम्या 6 महीने बाद डेथ हो गई, मनोज की 1.5 साल बाद और डेविड की 2.5 साल बाद। अब अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को देखें तो ये पॉलिसी करवाने के 3 साल के अंदर अंदर ये डेथ हो रही है, तो इन तीनों का जो क्लेम होगा वो चला जाएगा अर्ली डेथ क्लेम में। पर प्रवीण की डेथ पॉलिसी करवाने के 5.5 साल के बाद हो रही है, तो इसका जो क्लेम है वो नॉन अर्ली में जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ ग्रेस पीरियड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड की कितनी लंबाई रहती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेस पीरियड क्या है। देखिए जब हम अपनी पॉलिसी करवाते हैं फिर उस पॉलिसी को करवाने के बाद हमें उसका प्रीमियम भरना पड़ता है। तो प्रीमियम भरने की जो डेट होती है उसे ड्यू डेट कहा जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमें कुछ टाइम दिया जाता है कि हम ड्यू डेट के कुछ समय बाद तक अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई भी लेट फ़ी नहीं देनी पड़ती है। तो उसे हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। तो आपको याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो होती है 1 month या फिर 30 days। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा 1 month
एंड नॉट लेस देन 30 डेज, यानी कि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन दी हुई है वो इसका राइट आंसर आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ पॉलिसी इज सेड टू बी लैप्स, आपको बताना है कि एक पॉलिसी को लैप्स कब मान लिया जाता है। देखिए पॉलिसी लैप्स तब हो जाती है कि अगर हम अपना जो प्रीमियम भर रहे हैं पॉलिसी के लिए उसको देना बंद कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो हमारी जो पॉलिसी है वो लैप्स मान ली जाती है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इफ़ द प्रीमियम्स आर पेड विद इन द ग्रेस पीरियड, यानी कि ग्रेस पीरियड के दौरान प्रीमियम भरा गया है। इफ़ प्रीमियम्स आर पेड आफ्टर ग्रेस पीरियड, प्रीमियम ग्रेस पीरियड के बाद भरा गया है। इफ़ प्रीमियम्स आर नॉट पेड आफ्टर ग्रेस पीरियड, प्रीमियम जो है वो ग्रेस पीरियड के बाद भी नहीं भरा गया है। और डी ऑप्शन कह रही है कि इफ़ प्रीमियम्स आर नॉट पेड विद इन ग्रेस पीरियड, कि अगर हम ग्रेस पीरियड के विद इन जो कि 30 डेज़ का रहता है हम प्रीमियम नहीं भरते हैं तो हमारा जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द पॉलिसी होल्डर डाइज विद इन द ग्रेस पीरियड, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु ग्रेस पीरियड के विद इन हो जाती है तो क्या होगा। तो होगा ये कि कंपनी जो लास्ट अनपेड प्रीमियम है उसको काट लेगी और बाकी बचा हुआ जो क्लेम है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस ढूंढते हैं। पहली ऑप्शन है क्लेम विल बी रिजेक्टेड, रॉन्ग। क्लेम विल बी पेड सब्जेक्ट टू पॉलिसी कंडीशन, यानी कि जो क्लेम है वो पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से पे किया जाएगा। और सी ऑप्शन कह रही है क्लेम इज़ पेएबल आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम, मीन्स क्लेम पेएबल होगा, बस जो प्रीमियम उसने नहीं भरा है वो काट लिया जाएगा और बाकी पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिवाइवल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स, कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी में रिवाइवल का क्या मतलब होता है। देखिए रिवाइवल का मतलब है पुनर्जीवित, और पुनर्जीवित उसे ही करवाया जाएगा जो इस टाइम पर जीवित नहीं है, यानी कि जो रुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी पॉलिसी हो गई है बंद, किसी भी कारणवश प्रीमियम नहीं भरा गया, पॉलिसी बंद हो गई, रुक गई है, तो उसको चलाना, उसको पुनर्जीवित करवाना, रीइंस्टेट करवाना लैप्स्ड पॉलिसी को हम कहते हैं उसे रिवाइवल। तो देखिए जल्दी से ढूंढिए इसकी राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज रीइंस्टेट अ लैप्स्ड पॉलिसी। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रिवाइवल ऑफ अ पॉलिसी इज नॉट अ डैश राइट ऑफ द इंश्योर्ड। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉलिसी को रिवाइव करवाना एक डैश राइट नहीं है इंश्योर्ड का। अब वो कौन सा राइट नहीं है, चलिए चेक करें। कंडीशनल, अनकंडीशनल, लीगल, फंडामेंटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा अनकंडीशनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवाइवल वुड बी सब्जेक्ट टू। आपको बताना है कि जब रिवाइवल की जाएगी पॉलिसी तो क्या क्या बातें कंसीडर होंगी। तो पढ़िए ऑप्शंस क्या हैं। नो इंक्रीज इन रिस्क कवर, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ रिजर्व, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जब रिवाइवल की जाएगी पॉलिसी तो ए, बी और सी तीनों ही कंडीशंस को कंसीडर किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी वुड मीन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेबिलिटी का जो सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस होगा, प्रूफ होगा, उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए उसका मतलब है कि जो व्यक्ति है जिसकी पॉलिसी को रिवाइव किया जा रहा है और वहाँ पर इंश्योरेबिलिटी का जो एविडेंस दिया जा रहा है वो उस व्यक्ति की हेल्थ के रिगार्डिंग दिया जा रहा है, यानी कि जो वो व्यक्ति है, जो पॉलिसी होल्डर है, अपनी पॉलिसी रिवाइव करवा रहा है, वो पूर्णतः स्वस्थ है और वो अपनी पॉलिसी को फिर से पुनर्जीवित करवा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है चलिए उसे ढूंढे। सेटिस्फैक्ट्री प्रीमियम पेमेंट, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ हेल्थ, सेटिस्फैक्ट्री प्रपोजल फॉर्म और सेटिस्फैक्ट्री टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए जैसे अभी हमने बात की तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ हेल्थ।
तो अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ अ पॉलिसी इज़ लैप्स्ड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली व्हाट वुड बी रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिसी जो है वो थोड़े समय बाद ही लैप्स हो रही है, कुछ समय ही हुआ है अभी उसे, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर उसको हमने रिवाइव करवाना है। तो देखिए इसमें उसके सही स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ मीन्स ऑप्शन सी आ जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी लगाइए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। व्हेन अ मेडिकल रिपोर्ट वुड बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ रिवाइवल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम पॉलिसी को रिवाइव करवाते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट जो मंगवाई जा रही है वो क्यों मंगवाई जा रही है, कब मंगवाई जा रही है। तो इसकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन द पॉलिसी इज़ इन लैप्स्ड कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, अगर जो पॉलिसी है वो बहुत समय से लैप्स्ड पड़ी हुई है। इफ़ हेल्थ प्रॉब्लम इज़ प्रेजेंट, और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम व्यक्ति में प्रेजेंट है। इफ़ द सम अश्योर्ड इज़ वेरी हाई, और बीमा धन जो है वो बहुत बड़ा है। तो इन तीनों ही ऑप्शंस में अगर ऐसी ऑप्शंस हैं तो मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होगी पॉलिसी के रिवाइवल के लिए। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन कहता है इट वुड बी एडवांटेजियस टू रिवाइव अ लैप्स्ड पॉलिसी रादर देन टेकिंग अ न्यू पॉलिसी, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन इज। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नई पॉलिसी करवाने के बजाय अगर आप अपनी पुरानी पॉलिसी जो कि लैप्स हो गई है उसे रिवाइव करवा लें तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसके लिए आपको सबसे उचित रीज़न चुनना होगा। तो पढ़िए, फ्रेश कंडीशंस में बी इम्पोज्ड अंडर अ न्यू पॉलिसी। अगर आप नई पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें नई कंडीशंस लगेंगी। पॉलिसी होल्डर मे नॉट गेट द सेम पॉलिसी बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर को सेम पॉलिसी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पॉलिसी में लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर सेल, अब पॉलिसी जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है या नहीं है डिपेंड करता है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है प्रीमियम अंडर अ न्यू पॉलिसी वुड बी मोर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एज। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, क्योंकि अगर हम पॉलिसी अब प्रेजेंट में नहीं लेंगे तो क्योंकि हमारी एज तो बढ़ चुकी है, और जब हमारी बढ़ी हुई एज के हिसाब से जो पॉलिसी आएगी उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। पर अगर हम पुरानी पॉलिसी को ही रिवाइव करवा लेंगे तो उसका प्रीमियम पुराना ही चलता रहेगा, यानी कि कम वाला प्रीमियम। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप पुरानी पॉलिसी जो कि लैप्स हो गई है उसे रिवाइव करवाएंगे तो ज़्यादा एडवांटेजियस है बजाय कि नई पॉलिसी करवाने के लिए, क्योंकि नई पॉलिसी करवाते हुए हमारी एज बढ़ चुकी होगी जिससे प्रीमियम जो है वो ज़्यादा आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द वे टू रिवाइवल अ लैप्स्ड पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लैप्स्ड पॉलिसी को जो कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसको रिवाइव करवाने का क्या वे है, क्या तरीका है। तो क्या क्या तरीके हैं चलिए ऑप्शंस में देखें। ऑर्डिनरी रिवाइवल, स्पेशल रिवाइवल, इंस्टॉलमेंट रिवाइवल, और लास्ट ऑप्शन कह रही है एनी ऑफ अबव। तो बिल्कुल सही, लास्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। किसी भी वे से डिपेंड करता है किस प्रकार की पॉलिसी है, क्या कंडीशंस में है, तो आप किसी भी तरीके से ए, बी और सी आप अपनी पॉलिसी जो कि बंद हो गई है उसको रिवाइव करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवाइवल। आपको बताना है कि रिवाइव करवाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा। तो जो सबसे सिंपल वे ऑफ रिवाइवल है वो होता है ऑर्डिनरी रिवाइवल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ऑर्डिनरी रिवाइवल। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर स्पेशल रिवाइवल विच इज़ करेक्ट, कि अगर हम स्पेशल रिवाइवल स्कीम में जाएं तो कौन सी बात इनमें से सही है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ एज दो अ न्यू पॉलिसी इज इशूड बाय ऑल्टरिंग DOC। ये इस प्रकार है कि एक नई पॉलिसी इशू कर दी गई है और जिसमें DOC यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट कुछ चेंज कर दी गई है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है मेच्योरिटी डेट ऑल्सो गेट्स ऑल्टर्ड, मीन्स मेच्योरिटी डेट भी चेंज हुई है। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू प्रीमियम इज पेएबल, और पुराने और नए प्रीमियम का जो भी डिफरेंस है वो पेएबल होगा, देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो देखिए स्पेशल रिवाइवल स्कीम में ये A, B और C तीनों ही कंडीशंस करेक्ट हैं।
तो इसका जो राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्पेशल रिवाइवल। अब इसमें स्पेशल रिवाइवल के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो पूछी गई हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पॉलिसी शुड हैव लोन वैल्यू, कि पॉलिसी में कुछ लोन वैल्यू होनी चाहिए। बी ऑप्शन कह रही है पॉलिसी मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू, कि पॉलिसी में जो है सरेंडर वैल्यू एक्वायर नहीं होनी चाहिए। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ ए एंड बी, और डी कह रही है नीदर ए नॉर बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज पॉलिसी मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। ये कंडीशन रहेगी स्पेशल रिवाइवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लोन कम रिवाइवल वुड मीन। आपको बताना है कि लोन कम रिवाइवल का क्या मतलब होगा। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ग्रांटिंग अ लोन, यानी कि लोन ग्रांट हो रहा है। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को रिवाइव किया जा रहा है। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ, डी कह रही है नन। तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि लोन कम रिवाइवल, तो देखिए इसमें लोन की भी बात हो रही है, रिवाइवल की भी बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, मीन्स बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंस्टॉलमेंट रिवाइवल कैन बी अवेल्ड। इंस्टॉलमेंट रिवाइवल आप कब अवेल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन पॉलिसी होल्डर इज अनेबल टू पे फुल एरियर्स ऑफ द प्रीमियम इन लमसम। अगर पॉलिसी होल्डर जितना भी एरियर पड़ा हुआ है पॉलिसी का उसको लमसम में इकट्ठा देने में अनेबल है, नहीं दे पा रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है व्हेन द पॉलिसी कुड नॉट बी रिवाइव्ड अंडर स्पेशल रिवाइवल स्कीम। पॉलिसी को स्पेशल रिवाइवल स्कीम के अंडर रिवाइव नहीं किया गया है। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ, डी कह रही है नन। तो देखिए इंस्टॉलमेंट रिवाइवल जो है उसमें दोनों ही कंडीशन मींस ए एंड बी दोनों ही कंडीशन जो हैं वो कंसीडर की जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु गेट्स बेनिफिट्स इफ अ पॉलिसी इज लैप्स्ड। कहते कि कौन बेनिफिट होगा अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो देखिए पॉलिसी के लैप्स होने पर किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं रहता है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इंश्योरर, इंश्योर्ड, बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ऑप्शन डी है नन। तो देखिए कोई भी पॉलिसी अगर लैप्स हो रही है तो वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, ना ही इंश्योरर के लिए ना ही इंश्योर्ड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फॉरफीचर प्रोविजंस मीन्स एक्रूअल of certain benefits to policy holders if the premiums are paid for at least dash years। तो नॉन फॉरफीचर प्रोविजंस के हिसाब से आपको चेक करना है कि जो बेनिफिट्स मिलेंगे पॉलिसी होल्डर को वो किन कंडीशंस में होंगे। अगर जो प्रीमियम है वो मिनिमम कितने साल तक भरा हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम प्रीमियम जो है वो मिनिमम 3 ईयर्स तक भरा होना चाहिए, तभी जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे पॉलिसी होल्डर को वो पॉलिसी के अंडर मिलेंगे। जिसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोन वैल्यू इज़ अ परसेंटेज ऑफ डैश। जो लोन मिलेगा उसकी जो परसेंटेज है वो किस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो देखिए वो सीधी सी बात है, वो सरेंडर वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पॉलिसी लोन इज डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल लोन। एक पॉलिसी लोन जो है वो एक कमर्शियल लोन से किस प्रकार डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो इसकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। देयर इज़ अ नॉन लीगल ऑब्लिगेशन टू रीपे अ पॉलिसी लोन। इस ऑप्शन में कहा गया है कि अगर पॉलिसी लोन लिया है तो इस प्रकार की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि उस लोन को रीपे किया जाए, वापस देने के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहती है। और बी ऑप्शन कह रही है इन केस ऑफ पॉलिसी लोन देयर इज़ नो नीड फॉर द क्रेडिट चेक। और पॉलिसी लोन के लिए कोई क्रेडिट चेक को चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये जो दोनों ही बातें हैं ये पॉलिसी लोन के रिगार्डिंग सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अंडरराइटर्स रोल इन एन इंश्योरेंस कंपनी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इंश्योरेंस कंपनी में आपको अंडरराइटर के रोल के बारे में बताना है। तो देखिए, अंडरराइटर एक इंश्योरेंस कंपनी में वो ऑफिसर रहता है जो ये चेक करता है कि जिसकी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, क्या वो व्यक्ति इस कंडीशन में है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क एक्सेप्ट कर सकती है या उसका रिस्क उठा सकती है। ये सभी बातें चेक करना जो है वो एक अंडरराइटर का काम होता है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि वो रिस्क को कैलकुलेट करता है, चेक करता है और फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है कि इसके व्यक्ति के रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी उससे कितना प्रीमियम लेगी। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोसेस क्लेम, डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क, प्रोडक्ट डिज़ाइन आर्किटेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन कह रही है कस्टमर रिलेशन मैनेजर। तो देखिए, हमने अभी रिस्क की बात की तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क, क्योंकि अंडरराइटर ही ये डिसाइड करता है कि जो इंश्योरर है वो पर्टिकुलर व्यक्ति का रिस्क उठाएगा या फिर नहीं उठाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी।